हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी मैं अपनी मौजूदगी से बोर होने लगता हूँ। कहाँ मैं लाहौर जैसे हंगामा खेज शहर का रहने वाला और कहाँ ये इस्लामाबाद जैसा फॉर्मल शहर। मेरे लिए यहाँ कोई इंजॉयमेंट, कोई थ्रिल नहीं है। कभी कभी मुख्तलिफ सिफारत खानों में होने वाले फंक्शन भी इतने फॉर्मल होते हैं कि मेरा दिल वहाँ से भागने को चाहता है। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी पोस्टिंग किसी दूसरे मुल्क में हो जाए ताकि मैं अपनी जॉब को एंजॉय कर सकूं। अगले साल मेरी पोस्टिंग किसी दूसरे मुल्क में हो जाएगी क्योंकि साउथ ईस्ट एशियाड बैंक पर काम करते मुझे 1 साल हो गया है। फॉरेन सर्विस मेरा ख्वाब था और मुझे खुशी है कि मैंने जो चाहा पा लिया। लेकिन कभी कभी मुझे ये जॉब बोर भी लगती है क्योंकि यहाँ न हसीन चेहरे हैं न रंगीन आंचल। फॉरेन सर्विस में एक तो जो लड़कियाँ आती है वो भी सिर्फ निचले दर्जे पर और मैं उनसे ज़्यादा फ्री नहीं हो सकता। मैं कॉलेज लाइफ को बहुत मिस करता हूँ। क्या ज़िंदगी थी कॉलेज की। हर रोज़ एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे होते थे। एक एक चीज़ याद आती है मुझे यूनिवर्सिटी की, मेरे दोस्त, गर्लफ्रेंड और यहाँ तक कि कशफ मुर्तज़ा भी। अजीब लड़की थी, शायद मेरी ज़िंदगी में आने वाली लड़कियों में सबसे अजीब। 2 हफ्ते पहले ही मैं लाहौर गया था और ओसामा से बातों के दौरान कशफ का जिक्र आया था। ओसामा ने मुझसे पूछा था, ज़ारून, कशफ के बारे में कुछ जानते हो तुम? मैं उसके सवाल पर हैरान हुआ था। नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा पता नहीं है। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही यार, मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ इल्म होगा। छोड़ यार, मुझे क्या पता उसका। उस वाक़े के बाद तो उससे मेरी बातचीत भी खत्म हो गई थी। वैसे कहीं तुम्हें कोई इश्क टाइप की चीज़ तो नहीं हो गई उससे? मेरी बात पर उसने कुशन उठाकर मुझे मारा था। तुम्हारी कमीनगी में कोई फ़र्क नहीं आया। चलो, एक बात तो साबित हो गई है कि जो कमीना होता है वो कमीना ही रहता है, चाहे वो वज़ीर बन जाए या सफ़ीर। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तो फिर क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? ऐसे ही। वो लड़की मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी और आज भी वो मेरे जहन में महफूज है। वो खूबसूरत होती तो मैं समझता कि शायद मैं उसकी खूबसूरती से मुतासिर हूँ, लेकिन वो खूबसूरत नहीं थी। फिर भी उसमें कुछ था जो उसे दूसरी लड़कियों से अलग करता था। वो क्या चीज़ थी ये मैं कभी नहीं समझ नहीं पाया। मेरी इन बातों को तुम प्यार या मोहब्बत के मानों में मत लेना। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर ताल्लुक मोहब्बत का ही हो। वो बड़े अजीब अंदाज में कह रहा था और मैं हैरान था कि जो कुछ मैं कशफ के बारे में महसूस करता था वो ही उसामा ने भी महसूस किया था। तो क्या बाकी लड़के भी उसके बारे में यही सोचते होंगे? कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया था। बहुत दफ़ा मैंने सोचा कि उससे दोबारा बात माजरत कर लूँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो अब कहाँ होंगी। हो सकता है उसकी शादी हो या वो कहीं जॉब करती हो। क्या वो अब भी वैसी ही होंगी जैसी वो कॉलेज में थी या बदल गई? मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है और देखता हूँ ये ख्वाहिश कब पूरी होती है। आज अकादमी में मेरा पहला दिन था और अजीब किस्म की आज़ादी का एहसास हो रहा है। मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं दुनिया में आज ही आई हूँ। जिल्लत की ज़िंदगी कहाँ होती है। अब ज़िंदगी मेरे लिए कांटों का बिस्तर नहीं रही। मैं जानती हूँ कि अब भी मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, मगर अब मैं उन्हें उठा सकती हूँ। आगे जाने के रास्ते अब मुझे साफ नज़र आने लगे हैं। एक नज़र अपने माजी पर डालूँ तो वो बदसूरत और भयानक नज़र आता है और मैं किसी तौर पर इसे फरामोश नहीं कर सकती। इन 2 सालों से मैं जितनी मेहनत की है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूशन करना, फिर सारी सारी रात बैठकर खुद पढ़ना। मुझे लगता था जैसे मैं एक मशीन हूँ, मगर मुझे ये सब करना ही था। अगर ना करती तो अपनी किताबों का अखराजात कहाँ से पूरे करती। मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई, वरना पता नहीं मैं क्या करती। और आज जब मैं यहाँ हूँ तो लगता है ज़मीन पर नहीं आसमान पर हूँ। और अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं डिस्टिंक्शन के साथ एकेडमी से पास आउट हूँ। ये काम मुश्किल सही, पर इतना नामुमकिन नहीं है और मुझे ये भी करना ही है। आज मैं बस सोना चाहती हूँ क्योंकि कल से मेरे पास फुर्सत के लम्हात फिर से गायब हो रहे हैं। कभी कभी अच्छा लगता है कुछ ना कहना, कुछ ना बोलना, कुछ ना लिखना, बस सोचना, सिर्फ महसूस करना। और आज भी अपनी कैफियत को महसूस करना चाहती हूँ। भला कैसा लगता है अपने एहसास को महसूस करना।
आज मैं देखूंगी, माँ जी को याद करूंगी, हर अच्छी बुरी याद को सामने लाऊंगी। और मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी में पहली बार उनमें से कोई चीज़ भी मुझे उदास नहीं करेगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल चाहता है मैं इस पूरे सफ़े पर खुशी का लफ्ज़ बहुत बड़ा सा लिख दूँ और फिर उस पर दोनों हाथ रख कर आंखें बंद कर लूँ। फिर खुद से पूछूँ, क्या मैं खुश हूँ? अब मुझे शादी करनी होगी। और मुझे ये बात किस कदर अजीब लग रही है। मैंने आज तक शादी के बारे में नहीं सोचा। ना किसी औरत ने मुझे इस हद तक मुतासिर किया कि मैं शादी के बारे में सोचने लगता। या शायद ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं किसी औरत के बारे में ऐसा सोचना ही नहीं चाहता। मेरे लिए औरत सिर्फ टाइम पास करने का एक ज़रिया ही है बस। और अब एक औरत के साथ मुस्तकिल तौर पर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन माँ के पास तो इस मौजू के अलावा और कोई मौजू होता ही नहीं। मैं जब भी उनके पास बैठता हूँ वो किसी न किसी लड़की का जिक्र शुरू कर देती है। मैं मॉरिशस में सारा की शादी के लिए छुट्टियाँ लेकर आया हूँ और वो तो मेरी शादी पर भी तैयार नज़र आती है। सारा की शादी पर भी वो मुझे लड़कियाँ ही दिखाती रही और मैं शादी के फंक्शन को भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाया। हालांकि वहाँ एक से एक खूबसूरत लड़कियाँ थी, लेकिन मैं जानता था कि मॉम मुझ पर नज़र रखे हुए है। अगर मैंने टाइम पास के लिए भी किसी लड़की में इंटरेस्ट दिखाया तो वो यही समझेगी कि मुझे वो लड़की पसंद आ गई है। और ये भी मुमकिन था कि वो शादी के फंक्शन के दौरान ही उस लड़की की फैमिली से बात पक्की कर लेती। इसीलिए मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ा। आज फिर वो यही जिक्र कर लेकर बैठ गई थी कि मैं शादी नहीं तो मंगनी ज़रूर करूं। मेरी टाल मटोल पर उन्होंने कहा था, ज़ारून तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? मैं शादी करना चाहता हूँ और करूँगा भी, लेकिन अपनी पसंद की लड़की से। और वो लड़की अभी तक नज़र नहीं आई है। मैंने उन्हें टालने की कोशिश की थी। ज़ारून, जो लड़कियां मैं तुम्हें दिखा रही हूँ वो सब अच्छी है। तुम उनमें से किसी को पसंद करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं उन्हें पसंद नहीं कर सकता क्योंकि उनमें वो खूबियाँ नहीं है जो मैं चाहता हूँ। वो खूबसूरत है, दौलतमंद है, एजुकेटेड है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इनके अलावा और क्या क्वालिटी चाहिए तुम्हें जो इनमें नहीं है? हाँ, उनमें ये सब कुछ है, लेकिन इनके अलावा भी एक चीज़ होती है, वो है किरदार। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसका कभी कोई स्कैंडल ना हुआ हो, जिसने मजाक में भी किसी के साथ फ्लर्ट ना किया हो और ना ही किसी के साथ उसका कोई अफेयर चलाया हो। मेरी बात पर माँ मेरा मुंह देखती रह गई थी। ज़ारून, मैं जिन लड़कियों की बात कर रही हूँ वो भी आवारा नहीं है। उनमें तुम्हारी मतलूबा अहलियत पाई जाती है। वो बहुत अच्छी है। मुझे पाकिस्तान से गए सिर्फ 2 साल हुए हैं। इन 2 सालों में कौन सा इनकलाब आ गया है हमारी सोसाइटी में कि सारी लड़कियां पारसा हो गई है। अब वो फ्लर्ट नहीं करती या उनके स्कैंडल नहीं बनते। मैंने बड़ी तुर्शी से मॉम को जवाब दिया था और उन्होंने भी इसी लहजे में कहा था, किसी के साथ फ्लर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो लड़की करप्ट है। और तुम खुद कौन से पारसा हो? तुम खुद भी तो ये सब कुछ अरसे से करते रहे हो। उन्होंने साफ मुझ पर तंज किया था। एक लम्हे के लिए मैं वाकई खामोश हो गया था। ठीक है, मेरे अफेयर्स रहे हैं और मैं एक फ्लर्ट हूँ, लेकिन मैं मर्द हूँ, ये कर सकता हूँ। मेरी बीवी को मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में लाख लड़कियाँ सही, मगर उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ऐसी लड़की नहीं मिलती तो फिर ये काम मुझ पर छोड़ दे। मैं ये कहकर कमरे से निकल गया था। मेरे लिए मॉम को ये बात समझाना मुश्किल हो रहा था कि मैं किसी बदनाम लड़की से शादी नहीं कर सकता और वो मेरे सामने ऐसी ही लड़कियां ला रही थी। इन चंद दिनों में मैं ये बात तो अच्छी तरह समझ गया हूँ कि वालिदैन कितने भी आज़ाद ख्याल क्यों ना हो, बच्चों की शादी के मामले में वो भी बहुत कदामत पसंद हो जाते हैं। और हम जैसे फैमिली में तो शादी भी बिजनेस डीलिंग का एक हिस्सा होती है। लोग अपने बिजनेस को अपने बच्चों की शादियों के ज़रिए वासी करते हैं, मगर मैं ऐसी किसी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है और फ़िलहाल तो मैं अपनी मौजूदा ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ और शादी का फंदा अपने गले में नहीं डालना चाहता। हाँ, जब शादी करूँगा तो ऐसी लड़की से चाहूँगा जो खूबसूरत हो, वेल ऑफ हो, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो, एजुकेटेड हो और कैरेक्टर वाइज स्ट्रांग हो। फिलहाल मैं बीवी जैसा कोई बखेड़ा पालना नहीं चाहता
क्योंकि बीवी मुझ पर पाबंदियां लगाने की कोशिश करेगी और वो मैं नहीं चाहता। मॉम अगर मेरी डायरी पढ़ ले तो वो मुझे कदामत पसंद, तंग नज़र और पता नहीं क्या क्या कहेगी, मगर मैं अपने आमाल नहीं छुपा सकता। जो मैं हूँ वो मैं हूँ और ख़ुद को बदलना बहुत मुश्किल काम है। कम से कम मैं ये नहीं कर सकता। आज मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर खारिया में, और इसी हफ्ते के अंदर मैं वहाँ जाकर चार्ज संभाल लूँगी और फिर मैं सही मायनों में अमली ज़िंदगी का आगाज़ करूँगी। मुझे वहाँ जाते हुए खुशी हो रही है, मगर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है। खारिया में पहली बार किसी औरत को इस ओहदे पर भेजा जा रहा है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने फ़राइज़ को पूरी ईमानदारी से अंजाम दूँ। किसी को ये कहने का मौका न दूँ कि फला काम मेरी वजह से नहीं हो पाया गया, और फिर मुझे इस फील्ड में अब सही मायनों में सीखने का मौका मिलेगा। अभी तक तो सिर्फ किताबी इल्म था और वो अमली दुनिया में बड़ी हद तक लागू नहीं होता। मेरी इस एक साल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही मेरी अगली पोस्टिंग होगी, और अच्छी जगह पोस्टिंग लेने के लिए ज़रूरी है कि मैं तरबियत के इस साल बहुत मेहनत करूं और मेरी परफॉर्मेंस गैर मामूली हो। ज़िंदगी बहुत हमवार और आसान होती जा रही है। यूँ लगता है जैसे सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ एकदम ख़त्म हो गई है, और कभी कभी मुझे इस आसानियों से खौफ आने लगता है। क्या वाकई मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई है? पता नहीं ये इत्मीनान और सुकून कब तक रहेगा, मगर जब तक ये है मैं इसे एंजॉय करना चाहती हूँ। आज मुझे अपने करियर की पहली प्रमोशन मिली है। अब मुझे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बनाकर काहिरा भेजा जा रहा है और अगले दिनों में मैं वहाँ होऊंगा। मैंने मॉरिशस में अपनी पोस्टिंग को बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, बिल्कुल एक परफेक्ट हॉलीडे स्पॉट की तरह। यहाँ 3rd सेक्रेटरी के तौर पर भेजा गया था और अपनी टेन्योर के खात्मे से पहले ही मुझे तरक्की देकर काहिरा भेजा जा रहा है, और मिस्र की सरजमीन पर हर एक को ही पुरस्कार लगती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हालांकि मैं पहले भी 2 बार चंद दिनों के लिए मिस्र जा चुका हूँ। इसके बावजूद एक लंबे अरसे के लिए वहाँ काम करना मुझे अजीब लग रहा है। अपनी ज़िंदगी कभी कभी एक राउंड अबाउट की तरह लगती है। ये मुल्क, वो मुल्क, फिर पाकिस्तान, फिर कहीं और। कभी कभी मैं बोर होने लगता हूँ। हालांकि फ़ॉरेन सर्विस मैंने इसी घूमने फिरने के लिए ज्वाइन की थी, मगर खैर ज़िंदगी ऐसी ही गुजारनी है। अब कभी कभी मुझे तन्हाई महसूस होने लगती है, जैसे आज मैं खुद को तन्हा महसूस कर रहा हूँ। रोज़ाना एक ही रूटीन होती है, घर से ऑफिस, ऑफिस से फिर घर और घर वापस आने के बाद समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। इधर उधर फिरने के बावजूद बहुत बोरियत होती है। शायद अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। हो सकता है इसी वजह से तन्हाई महसूस करता हूँ और फैमिली ही मेरे अकेलेपन का इलाज हो। मगर प्रॉब्लम फिर वहीं पर आ जाती है कि शादी के लिए लड़की कहाँ से आएगी। जो लड़कियाँ मुझे मिलती हैं उनसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वे मेरा आइडियल नहीं है, और जो मेरा आइडियल है वो कहीं नज़र नहीं आती। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि यहाँ न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि दूसरी कम्युनिटीज़ की लड़कियों से भी मिलूँ और उन्हें समझने की कोशिश करूँ, लेकिन कोई भी लड़की मेरे मयार पर पूरी नहीं उतरती। इनमें वही बेबाकी है जो मुझे नापसंद है। इसके बावजूद अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अब 30 साल का हो गया हूँ और अपने वालिदैन को खासा नाराज़ भी कर चुका हूँ, क्योंकि उनका ख्याल है कि अब तक मुझे 2 बच्चों का बाप हो जाना चाहिए था। मुझे ये सोचकर भी कभी हंसी आती है, जब मैं बाप बनूंगा तो अपने बेटे की शादी के लिए इतने ही जतन करूंगा। मेरे सब दोस्तों की शादी हो चुकी है, और पिछले माह जब मैं उसामा की शादी पर आया था तो बहुत देर तक उसे कशफ के हवाले से छेड़ता रहा था और वो मुझ पर बिगड़ता रहा था। अजीब बात है, जब भी उसामा से मिलता हूँ मुझे कशफ ज़रूर याद आती है। यकीनन अब तक उसकी शादी भी हो गई होगी। वो कैसा आदमी होगा ये तो नहीं जानता, हाँ, मगर खुशकिस्मत ज़रूर होगा, क्योंकि उसकी बीवी अच्छी है। मैं इन 2 सालों में 4 दफ़ा पाकिस्तान आया हूँ, मगर पूरी कोशिश के बावजूद मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया, और ना ही मुझे अब उससे मिलने की कोई उम्मीद है। मगर उसके लिए दुआ करता हूँ कि वो जहाँ भी हो खुश हो। कल सना की शादी भी हो गई है और जिम्मेदारियों के पहाड़ एक एक करके मेरे कंधों से उतर रहे हैं। मैं अपनी बहनों के मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहती थी, क्योंकि रुपए नाम की कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी और उन्हें तालीम में दिलचस्पी नहीं थी।
और मैं सोचती थी कि उनकी शादी कैसे होगी। क्या एक बार फिर हमें रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? मगर वो बहुत खुशकिस्मत है। उन्हें किसी मेहनत और परेशानी के बगैर ही सब कुछ मिल गया है। और मेरा ये अकीदा मजीद हो गया है कि दुनिया में सिर्फ वही शख्स कुछ पा सकता है जो दौलतमंद या खूबसूरत हो। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत न सही, बहरहाल खूबसूरत है। जब आसमां के लिए अजहर का प्रपोज़ल आया तो मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि आसमां ने रोध होकर ग्रेजुएशन किया था और अजहर इंजीनियर था और बहुत काबिल था। माली लिहाज से वो अमीर ना सही मगर बहुत अच्छे थे। फिर उन्होंने जहेज़ लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। पहले अजहर की अम्मी मेरे रिश्ते की ख्वाहिशमंद थी, मगर मैंने अम्मी से कहा था कि मेरे बजाय उन्हें आसमां के लिए कहे, और अजहर की अम्मी हर कीमत पर हमारे ख़ानदान से रिश्तेदारी कायम करना चाहती थी। सो उन्होंने आसमां के लिए वही प्रपोज़ल भिजवा दिया। उसकी शादी को 1 साल हो चुका है और वो अजहर के साथ बहुत खुश है। क्या दिन था आज का दिन भी। गलत चीज़ें, गैर मुतवक्का बातें। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसामा मुझे ये सरप्राइज़ देना चाहता था। जीसी के ओल्ड स्टूडेंट्स की एक गैदरिंग करवाई थी उसने शेखपुरा में, और मुझे भी इनवाइट किया था। ब्यूरोक्रेट्स के एक बड़ा इज्तिमा वहाँ था। बहुत से नए पुराने चेहरे नज़र आए थे। कुछ से मैं वाकिफ़ था, कुछ से अनजान था, मगर फिर भी मैंने फंक्शन को एंजॉय किया था। फंक्शन के दौरान वो मेरे पास आया था। यार, सरप्राइज़ मुकम्मल नहीं हो सका। वो किसी मसरूफियत की वजह से आ ही नहीं सकी। मैंने बड़ी हैरानी से उससे पूछा था, कौन नहीं आ सकी? मिस मुर्तजा, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया था। कौन है भाई ये मिस मुर्तजा? वो मेरे सवाल पर कुछ हैरान नज़र आया था। हमारी क्लास फेलो है। भाई नाम बताओ तो पता चलेगा ना। मैंने सॉफ्ट ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा था। वो मेरे पास बैठ गया। ऐसा करो कि तुम हमारी हर क्लास फेलो के नाम के साथ मुर्तजा लगा कर देखो। नाबिला मुर्तज़ा, आलिया मुर्तज़ा, शाजिया मुर्तज़ा। मैं एक एक नाम लेने लगा। वो अजीब सी मुस्कुराहट से मुझे देख रहा था। मौरीन मुर्तज़ा, कशफ मुर्तज़ा एकदम मेरे जहन में झमका हुआ था। मैं बेइख्तियार चुप हो गया। बाकी नाम भी ले लो। चुप क्यों हो गए? उसने मुस्कुराते हुए कहा था। ये मिस मुर्तज़ा कशफ मुर्तज़ा है ना? तुमने उसे कहाँ से ढूंढ निकाला? हाँ, ये कशफ मुर्तज़ा ही है। एक दफ़ा लाहौर में मीटिंग हुई थी पूरे पंजाब के इंतज़ामी ओहदेदारों की। उसी में कशफ से मुलाकात हुई थी। वो असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर गुजरात में पोस्टेड है। बाद में भी 1-2 बार उससे मुलाकात हुई थी। मैंने ये गैदरिंग इसीलिए अरेंज की थी कि तुम्हें उससे मिलवाऊं, मगर वो आई ही नहीं। मेरा सरप्राइज़ सही मायनों में सरप्राइज़ साबित हुआ। क्या हम उससे मिलने नहीं जा सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं तुम्हारे उससे कि अब तुम उससे मिलने जाओगे। मैं उसकी बात पर खामोश हो गया था। फिर हम लोगों ने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की, मगर अपने कमरे में आने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं कशफ से कैसे मिल सकता हूँ। ये बात मेरे वहम व गुमान में भी नहीं थी कि वो इस ओहदे तक पहुँच सकती है, मगर उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आम लड़की नहीं है। कशफ मुर्तज़ा का नाम मैं पिछले कई सालों की डायरीज़ में बार बार लिख चुका हूँ, मगर मैं कितना स्टूपिड हूँ कि आज मुझे उसका नाम ही याद नहीं रहा। आज रात मैं सो नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं सोना चाहता ही नहीं। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार, सिर्फ एक बार। मगर ये कैसे होगा मैं नहीं जानता। मैं जो हर बात का हल निकाल लेता हूँ, इस मसले का हल निकालने से कासिर हूँ। इस वक्त 10 बज रहे हैं। आज गुजरात में मेरी पोस्टिंग का आखिरी दिन था। आज मैं नए आने वाली एसी को चार्ज दे चुकी हूँ और कल मुझे फैसलाबाद में चार्ज लेना है। पता नहीं सियासी तब्दीलियों के साथ ये इंतज़ामी तब्दीलियाँ क्यों शुरू हो जाती है। मैं ज़हनी तौर पर पहले ही अपना चार्ज छोड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि सूबा में बड़े पैमानों पर इंतज़ामी तब्दीलियाँ हो रही थी। फिर मैं इस वबा से कैसे बच सकती थी? मैं कभी भी गुजरात में पोस्टिंग के 1.5 साल नहीं भूल सकती। यही मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार अरसा है। अगर सोचूं कि इन 1.5 सालों में सबसे अच्छा काम कौन सा किया, तो जहन पर ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ेगा। अपने मजले मामू के बड़े बेटे को पुलिस कस्टडी से छुड़वाना ही सबसे बेहतरीन काम था। उस पर काम चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था और वो इस जुर्म से इनकारी था। हालांकि मैं जानती थी कि तफरीहन सही, मगर उसने ये काम ज़रूर किया होगा। इसके बावजूद मैं अपनी माँ के कहने पर मजबूर हो गई और जिस आदमी की कार चोरी हुई थी उसे मजबूर किया कि वो मेरे मामू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। ये काम मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि मुझे जिन लोगों से नफ़रत है उनमें मजले मामू का ख़ानदान भी शामिल है।
जब हम अपने हालात के बिगड़ जाने की वजह से उनके घर रहने को मजबूर हुए तो उनका सलूक हमारे साथ इंसानियत से घिरा हुआ था। मोमानी हमेशा हमें खाने के वक्त कहा करती कि हम थोड़ा खाना लें क्योंकि बाकी लोगों ने भी खाना है, और हम हैरान होकर उनका मुंह देखा करते थे कि क्या इतना खाना खा रहे हैं कि वो ये कहने पर मजबूर हो गई है। अखबार पढ़ने के लिए मैं मोमानी के कमरे में 10-10 चक्कर लगाया करती थी, और उन्होंने अखबार पढ़ भी लिया होता था तब भी मुझे आता देख वो दोबारा अखबार उठा लेती थी। नाश्ता में हमें डबल रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन चूहों की कतरी हुई डबल रोटी के पूरी लिफाफे वेस्टबिन में पड़े होते। हम लोग टीवी देखने उनके कमरे में जाते तो वो या उनका कोई बच्चा टीवी बंद कर देता। जिल्लत के वो 3 साल मेरे लिए बहुत अहम साबित हुए थे। उन्होंने आगे पढ़ने के लिए मुझे तैयार किया था। तब मैं 12 साल की थी और उनकी सारी बातें आज भी मेरे जहन पर नक्श है। आजिद को छुड़वाने पर मैं अम्मी की वजह से मजबूर हुई थी, और मैं हैरान थी कि क्या अम्मी वो सब भूल गई है। मगर वो एक मोहब्बत करने वाली बहन है, और ऐसी बहनें याददाश्त के मामले में हमेशा कमज़ोर होती है। इस 1.5 साल में मैंने अपने रिश्तेदारों के बहुत से छोटे बड़े काम करती रही हूँ, और अब मेरे सिर पर यह बोझ नहीं है कि मैंने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। मैंने सारा एहसान नहीं तो उसका बड़ा हिस्सा उतार दिया है। अब उनके सामने मेरी गर्दन पहले की तरह झुकी नहीं रहेगी। मुझे अपनी ट्रांसफ़र से खुशी हुई है क्योंकि इससे मेरे जहनी दबाव को कम कर दिया है। मैं चाहूँगी आइंदा मेरी पोस्टिंग कभी गुजरात में ना हो। शायद मैं दोबारा किसी के काम आना नहीं चाहती। आज मैंने कशफ मुर्तज़ा को देख ही लिया, उस कशफ मुर्तज़ा को जिससे मिलने के लिए मैं पिछले 7 साल से बेकरार था, और ये मुलाकात बहुत गैर मुतवक्की थी। जब मैं फैसलाबाद आया था तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि वो मुझे वहाँ मिलेगी। मैं तो सिर्फ टेस्ट मैच देखने के लिए फैसलाबाद आया था क्योंकि लाहौर में बोर हो रहा था। इसीलिए सोचा कि चलो क्रिकेट ही सही, तफरी का कोई सामान तो हो। और फिर यहाँ मेरा कज़िन आरिफ भी तो पोस्टेड था, तो सोचा इसी बहाने उसे भी मिल लूँगा। आज टेस्ट मैच का खात्मा होने पर दोनों टीम्स के स्टाफ को दावत दी गई थी, और आरिफ के साथ मैं भी उस दावत में गया था। डिनर से पहले जब रस्मी तकरीरों का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहली तकरीर की थी। वो स्टेज पर आकर रस्मी कलिमात दोहराती रही थी और मैं उसका जायज़ा लेता रहा। वो आसमानी रंग के कॉटन के सूट में मलबूस थी और उसके ऊपर उसने काली जैकेट पहनी हुई थी जिसके बटन सामने खुलते थे और इसे आस्तीनों से फोल्ड किया हुआ था। उसके बाल स्टेप्स में कटे हुए थे। मैं नहीं जानता था कि कॉलेज में भी उसने बाल कटवाए हुए थे या नहीं, क्योंकि उसके सिर पर हमेशा बड़ी सी चादर होती थी। एक और तब्दीली जो मैंने उसमें देखी थी वो उसकी मुस्कुराहट थी। वो अपनी तकरीर के दौरान मुसलसल मुस्कुराती रही थी और कॉलेज में मैंने उसे मुस्कुराते कम ही देखा था। अपनी तकरीर ख़त्म करके वो स्टेज से उतर आई थी और मेरी नज़रें उसकी सीट तक उसको देखती हुई गई। उस वक्त तक मैं नहीं जानता था कि उसने मुझे देखा है या नहीं, और अगर देखा था तो क्या पहचाना था या नहीं। डिनर की कुछ देर पहले वो आरिफ के पास आई थी और आरिफ उसे लेकर मेरी तरफ आ गया, और मैं उस लम्हे बहुत नर्वस था क्योंकि मैं जानता था कि अब आरिफ उसके साथ मेरा तारुफ करवाएगा और मैं उसके रद्दोअमल के बारे में फ़िक्रमंद था। लेकिन जब आरिफ ने उससे मेरा तारुफ करवाया तो उसकी आंखों में कोई शनासाई नहीं झलकी थी। उनसे बड़े रस्मी तरीके से मुझसे दुआ सलाम की। मैं उसके अंदाज पर हैरान रह गया था कि उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं। मेरे नाम पर मेरे चेहरे को देखकर उसे इतना बेतासिर तो नहीं रहना चाहिए था। डिनर के बाद वो चाय का कप लेकर हॉल से बाहर निकल गई। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे अपनी शिनाख्त करवाऊं। वो बरामदे के सतून के पास खड़ी चाय पी रही थी। उसके एक हाथ में चाय का कप था और दूसरे हाथ जैकेट की जेब में था। वो लॉन को देख रही थी। मेरे कदमों की चाप पर उसने गर्दन मोड़कर मुझे देखा था। कशफ, आपने मुझे पहचाना? उसे अपनी जानिब मुतवज्जह देखकर मैंने कहा। बड़ी नज़रों से उसने मुझे देखा था, फिर पेपर कप को रोल करके लॉन में फेंकते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह, क्योंकि उस हवाले से मैंने बहुत कम लोगों को याद रखा है जिन्हें मैं याद रखती हूँ, और जिन्हें मैं याद रखती हूँ उन्हें कभी भूलती नहीं हूँ। ज़ारून जुनैद। उसका लहजा इस कदर सर्द था कि मैं चाहते हुए भी खुद को किसी गलतफहमी में मुब्तला नहीं कर सका। फिर वो वहाँ से चली गई थी। वो वाकई बदल गई थी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की थी और एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों से उसने नज़रें नहीं हटाई थी,
और वो कॉलेज में वो किसी से बात करते हुए हमेशा इधर उधर देखा करती थी। मैं उसकी आंखों का तासीर नहीं भूल पाया हूँ। बिल्कुल सर्द आंखें, बर्फ की सलाखों की तरह, बिल्कुल इंसान के अंदर उतर जाने वाली नजरें। कम अज कम मैं तो जान गया हूँ कि मैं उसे भुला नहीं हूँ। आखिर मुझे ये तवक्को क्यों थी कि वो सब कुछ फरामोश कर चुकी होगी? क्या वो सब कुछ फरामोश कर देने वाला था? और फिर जब आज तक मैं कॉलेज के उस वाक़ये को नहीं भूल पाया तो वो कैसे भूल सकती है? लेकिन आज पहली दफ़ा मेरा दिल चाहा कि काश वो सब कुछ भूल चुकी होती। अब जब मैं डायरी लिख रहा हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही सोच है कि मैं उससे दोबारा कैसे मिलूँ। मैं उसके दिल से अपने लिए बदगुमानी का जहर निकालना चाहता हूँ। क्यों, ये मैं नहीं जानता। मैं तो अब तक इस कैफियत से ही नहीं निकला हूँ जो आज उसे अपने सामने देखकर मुझ पर तारी हो गई थी। आज तक किसी औरत को देखकर मैं वैसे जज्बात से दो चार नहीं हुआ जैसे आज हुआ हूँ। ऐ खुदा, क्या ज़रूरी था कि तू कशफ को बनाता? कल जब मैंने ज़ारून जुनैद को देखा था तो मुझे ये तवक्को नहीं थी कि आज वो मेरे ऑफिस आ जाएगा। जब पीए ने मुझे उसका कार्ड लाकर दिया तो चंद लम्हों के लिए मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे रात के कर्ट बिहेवियर के बावजूद अगले ही दिन दोबारा मेरे सामने आ खड़ा होगा। इन साहब को इंतज़ार करने के लिए कहो, जब मेरे पास काम खत्म हो जाएगा तब मैं उनसे मिल लूँगी। पीए मेरी बात पर हिचकिचाते हुए बोला था, लेकिन मैडम, उन्हें इस तरह इंतज़ार करवाना ठीक नहीं होगा। मैं जानती थी कि वो कार्ड पड़ चुका है और फॉरेन मिनिस्ट्री के एक आदमी को बिला वजह इंतज़ार करवाना अपना सर्विस रिकॉर्ड खराब करवाने के बराबर था, और शायद यही बात वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपसे जो कहा था आप वही करें। इस दफ़ा मेरा लहजा सख्त था, इसीलिए वो खामोशी से चला गया। फिर मैं मामूल के काम सरंजाम देती रही। लंच आवर के दौरान पीए ने मुझे फिर से उसकी मौजूदगी के बारे में बताया और मैंने उसे दोबारा इंतज़ार करवाने के लिए कहा। लंच इंटरवल के बाद पीए दोबारा मेरे पास आया। मैडम, अब ले आओ उन्हें। आप इस कदर बेचैन क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा ना, जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं उनसे मिलूंगी। अगर वो इंतज़ार कर सकते हैं तो करे, वरना चले जाए। मेरा लहजा इतना बिगड़ा हुआ था कि उसने कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की। मैं दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ऑफ टाइम ख़त्म होने से पहले मैंने पीए को बुलवाया और मामूल की हिदायत दी। वो साहब अब भी बैठे हैं। जी मैडम, ले आओ अंदर। मेरे पूछने पर उसने फ़ौरन कहा था और मैंने सिर हिला दिया। चंद लम्हों के बाद ज़ारून जुनैद दरवाज़ा खुलकर अंदर आ गया था। जी फरमाइए, किस लिए जहमत की आपने? मैंने उसके अंदर आते ही पूछा था। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगा। आप बैठने के लिए नहीं कहेगी मुझे? मैंने तुम्हें अंदर आने दिया, ये काफ़ी नहीं है? मेरे ख्याल में मुझे खुद ही बैठ जाना चाहिए। इतने लंबे इंतज़ार के बाद इतना हक तो बनता है मेरा। ये कहकर बड़े पुरसुकून अंदाज में कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैं कुछ देर उसे देखती रही, फिर इंटरकॉम पर पीए को अंदर बुलाया। पीए के अंदर आने तक वो मुस्कुराता रहा। पीए के अंदर आने पर मैंने उससे कहा, बारी साहब, इस शख्स को अच्छी तरह देख ले। अगर ये दोबारा यहाँ आए और मुझसे मिलने पर इसरार करे तो इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दीजिएगा। ज़ारून के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। बस मुझे आपसे यही कहना था, अब आप जा सकते हैं। पीए बौखलाया हुआ सिर हिलाता मेरे कमरे से निकल गया। तुम्हें याद होगा जब तुमने मुझे कॉलेज में थप्पड़ मारा था तो मैंने तुमसे कहा था मैं उस वक्त का इंतज़ार करूंगी जब मैं तुमसे उससे ज़्यादा ज़ोरदार थप्पड़ मार सकूं। और ये वही वक्त था जिसका मुझे इंतज़ार था। लेकिन मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है वो किसी थप्पड़ से कम नहीं है। आइंदा यहाँ आने की जहमत मत करना। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। वो मेरी बात पर सुर्ख चेहरे के साथ एक झटके में खड़ा हो गया। जिस ओहदे पर तुम हो और जिस कुर्सी पर बैठकर तुम ये समझ रही हो कि तुमने दुनिया फतह कर ली है, इसे ख़त्म करने के लिए मेरा एक ही फ़ोन काफ़ी है। और फिर तुम उस ओहदे पर नहीं रहोगी जिसके बलबूते पर तुम मुझे यहाँ से निकाल रही हो। मैं उसकी बात पर मुस्कुराई थी। चलो कोशिश करके देख लो, मैं तुम्हारी ताकत, पहुँच और कमीनगी तीनों से वाकिफ़ हूँ। फिर भी खौफज़दा नहीं हूँ। तुम मेरा करियर ख़त्म कर सकते हो, दुनिया नहीं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कहने पर मुझे ओएसडी बना दिया जाएगा या मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू करवा दी जाएगी। ऐसी आजमाइशों से मैं नहीं घबराती, आदी हूँ इनकी। हाँ, तुम्हारे जैसे आसाइशों के आदी डर जाते हैं।
मैं हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें जो करना है वो तो तुम यहाँ से जाने के बाद ही करोगे, अभी तो नहीं कर सकते। नाउ गेट आउट ऑफ माई रूम एंड डू वॉट एवर यू लाइक, बट एट प्रेजेंट आई एम द बॉस हियर। वो चंद लम्हों के लिए मुझे देखता रहा और फिर कुर्सी को ठोकर मारता हुआ बाहर चला गया। मैं जानती हूँ वो जो कह रहा था वो करवा सकता है। मैं अब खौफजदा नहीं हूँ। आज से चंद साल पहले अगर वो मुझसे मिलता तो मैं कभी भी उससे इस तरह बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये जॉब मेरी कमजोरी थी और मेरे सिर पर जिम्मेदारियों के पहाड़ थे। मगर आज हालात वैसे नहीं हैं, फिर उसे कैसे बख्श देती। वो उन चंद लोगों में शामिल है जिनसे मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत की है। मुझे लाइब्रेरी में कहा गया उसका एक एक लफ्ज़ याद है। मैं आज भी उस एक हफ्ते को नहीं भूली हूँ जब मैं हॉस्टल के कमरे में चेहरे पर तकिया रख कर रोया करती थी, ताकि मेरे रोने की आवाज़ किसी और तक ना पहुँचे। ना मैं आज तक वो शाम भूली हूँ जब मैं हॉस्टल में छत से छलांग लगा देना चाहती थी। इस शख्स ने कॉलेज में मुझे जलील कर दिया था। क्या चीज़ थी जिसकी इसके पास कमी थी? फिर भी उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। मेरी ज़ात को उसके अपने दोस्तों के सामने चेस बोर्ड बनाना चाहता था, जिस पर वो अपनी मर्जी के मोहरे अपनी पसंद के मुताबिक चला सके। क्या था मेरे पास? खूबसूरती न दौलत, न उस जैसी जहनियत, न वो फैमिली बैकग्राउंड, न स्टेटस, न उस जैसी काबिलियत। सिर्फ इज्जत थी, और वो भी वो खाक में मिला देना चाहता था। और अब वो मेरे सामने आ गया है। पर अब मैं 7 साल पहले की कशफ नहीं हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मेरे लिए यही एहसास काफ़ी है कि मैंने अपनी तौहीन का बदला चुका दिया।